नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ सदन में, और जब बजट आता है तब इससे बहुत सी आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, लेकिन एक रोचक तथ्य जो बहुत से इस बजट के साथ जुड़े हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का 25वां बजट था। और इसके साथ ही साथ ओपी चौधरी ने जो बजट पेश किया तो वित्त विभाग के स्वतंत्र मंत्री के रूप में वो ऐसे तीसरे मंत्री थे जिन्होंने ये बजट प्रस्तुत किया। पहला रामचंद्र सिंहदेव जी, दूसरा अमर अग्रवाल और तीसरा ओपी चौधरी। इस बीच 12 बार डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए वित्त विभाग का उनके पास हुआ करता था। उसके बाद मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल ने बजट पेश किया था। बहुत सी बातें थी, मैंने कहा बहुत से तथ्य हैं बजट के साथ जुड़े हुए, लेकिन आज जब बजट आया तब यह देखा गया, मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन हम जानने की, समझने की हम लगातार कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि बजट आम लोगों को कैसा लगा। क्योंकि हम ये देख रहे थे कि बजट वो जो बिल्कुल फोकस रखा गया है, एक प्रकार से पहले का बजट जो था वो ज्ञान पर आधारित था, ज्ञान थीम थी। दूसरा जब बजट आता है तो गति पर आधारित है, तब ज्ञान के बाद गति। हालांकि इसके मायने हैं, 4 अलग अलग बिंदु हैं जिस तरीके से ज्ञान और गति की बात की गई है। हम इस पर चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन रहा। इस दिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को प्रस्तुत किया और इस बार खास बात ये रही कि उन्होंने इस बजट को खुद अपने हाथों से लिखा है। इस बजट में 1,65,100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा है। वित्त मंत्री ने इस बजट को करीब 1 घंटा 45 मिनट तक भाषण में पेश किया और इसे गति थीम पर आधारित बताया। गति का मतलब है गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इससे पहले पिछला बजट उन्होंने ज्ञान थीम पर पेश किया था। बजट में कुछ विशेष घोषणाएं की गई है, जिनमें मुख्य रूप से महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ और पीएम श्री स्कूल के लिए 277 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपए, रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए और पेट्रोल की कीमत पर 1 रुपए की कमी की घोषणा की गई है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को 53% तक की बढ़ोतरी भी की गई है। वहीं वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बजट को ऐतिहासिक और छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट को केवल प्रवचन मात्र करार दिया। उनका कहना था कि इस बजट में राम वन गमन पथ, गैस सिलेंडर और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि शेयर मार्केट में 2.5 लाख रुपए की राशि डूबने के बाद वित्त मंत्री इसे अमृतकाल का बजट बताकर भ्रमित कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस, हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। और उसी तरह से मतलब गुड गवर्नेंस एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार। और चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। रोजगार के लिए इसमें कुछ नहीं है, केवल प्रवचन चला है उनका। राम वनगमन पर्यटन पथ की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए 1 पैसा नहीं है। गैस सिलेंडर कुछ नहीं है, महंगाई से लड़ने के लिए कुछ नहीं है। और आज स्थिति ये है कि शेयर मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं हमारे वित्त मंत्री जी,
और 92 लाख करोड़ रुपए डूब गया, है ना, और उसको अमृतकाल बोल रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे बजट पर नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पूरे बजट में इस बार पूंजीगत व्यय पर ज्यादा फोकस किया गया है। माना जा रहा है इससे राजस्व, रोजगार सहित अनेक क्षेत्रों में वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि इस बजट से प्रदेश के कर्मचारियों के बीच जरूर कुछ निराशा के भाव भी देखे गए हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार इसकी भरपाई कैसे करती है और साथ ही निर्धारित लक्ष्यों को कितने कुशलता से प्राप्त करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GN न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो ठीक है, ज्ञान के बाद अब गति। क्या ज्ञान का काम पूरा हो गया कि अब गति एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है, या फिर वही जो ज्ञान का लक्ष्य पहले निर्धारित किया गया था उसे अब गति देने का काम हो रहा है। लेकिन ठीक है, ज्ञान जो था गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, और जब गति आया है तो गुड गवर्नेंस है, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। ये कुछ विषय है। लेकिन हमने जैसा कहा, रिपोर्ट में भी दिखाया कि यहाँ पर पूंजीगत व्यय को बहुत फोकस किया गया है। और जब मैं बात कर रहा था, हम सब बात कर रहे थे वित्त मंत्री से, तो उनका कहना कि इससे बहुत से रास्ते खुलते हैं, रेवेन्यू का कलेक्शन बढ़ता है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, अधोसंरचनाओं का निर्माण होता है। कुल मिलाकर एक सकारात्मक वातावरण मिलता है प्रदेश का, जिसमें कि और भी संभावनाएं उठती हैं, जागती हैं, निवेश सहित तमाम विषयों की। चलिए सीधे चर्चा पर आ जाता हूं। हमारे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नितिन जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर गंधर्व पांडे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजनीति के विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पंकज पांडे जी हैं, प्रांतीय है, फेडरेशन में वो कार्यालय प्रभार देखते हैं, साथ ही साथ प्रांतीय अध्यक्ष की भी किसी जिम्मेदारी का वो निर्वहन करते हैं। वो भी बताएंगे कि आखिर कर्मचारियों के लिए कैसा, क्योंकि मैं देखता हूं जब बजट आता है तो कर्मचारियों की आस बड़ी लगी होती है कि बहुत सी जो घोषणाएं सरकार ने की थी, जो वायदे किए थे, वो कितने पूरे हो रहे हैं, कम से कम उसकी झलक इस बजट में कैसे मिल रही है। सबसे पहला रिएक्शन आपसे, गंधर्व पांडे जी, सीधा सीधा बता दीजिए, ज्ञान के बाद गति, ज्ञान के बाद गति, अब गति के बाद आगे क्या? मतलब अब समझ जाइए, जो पहले ज्ञान था उसे गति देने का काम है कि अब ज्ञान का काम पूरा हो गया, अब गति का काम चलेगा। कुछ ऐसे विषय हैं जो कि पहले भी थे, जिन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पूंजीगत व्यय पर जिस तरीके से इतना बड़ा फोकस किया गया है, हम देख रहे थे कि बड़ा ग्रोथ है और अभी तक का बजट में सबसे ज़्यादा इसका प्रावधान है, तो क्या कुछ इससे आप हासिल करेंगे? लेकिन एक बात ये भी कह दूं, ये बैठे हुए हैं पंकज जी, निराशा है गंधर्व जी, कर्मचारियों में निराशा है थोड़ी। गंधर्व जी, देखिए, निश्चित तौर पे ये जो बजट है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आया हुआ बजट है। पूर्व में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ज्ञान की रूपरेखा तय की थी। अब उस ज्ञान के आधार पर गति की प्राप्ति करते हुए हम विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की ओर अग्रसर है। सभी सेक्टरों को जिस प्रकार से इस बजट में साधा गया है, युवाओं के बारे में सोचा गया, गरीबों के बारे में सोचा गया, हमारे किसान भाइयों बहनों के बारे में सोचा गया, हमारी शक्ति के बारे में सोचा गया, सभी विभागों में बजट में वृद्धि की गई, रिकॉर्ड बजट प्रस्तुत किया गया। जो वादे किए थे उन वादों के तहत आप देखेंगे तो 21 क्विंटल धान 3100 की दर से भी खरीद रहे हैं, तेंदुपत्ता, हरा सोना 5500 की दर से खरीद रहे हैं जी, चरण पादुकाएं जो मिलना बंद हो गई थी वो भी दे रहे हैं, महतारी बंधन योजना के माध्यम से दे रहे हैं, महिला बाल विकास का बजट भी बढ़ाया गया। हर तरीके से इस बजट में जब आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और जिस प्रकार से यहाँ युवाओं के रोजगार की बात हुई, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में 10,000 के लगभग रोजगार अनेक विभागों के तहत भरे गए थे। इस वर्ष भी उसी के भांति भरा जाएगा। इंजीनियरों की भी घोषणा की गई कि 600 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उसी आधार पर आप देखेंगे कि जो हमने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो देने में हम आगे हैं, अग्रणी भूमिका में हैं। एक फार्मास्यूटिकल हब बनाने की चर्चा चल रही है, साथ ही मेडिकल पार्क। आप देखेंगे DMF फंड जहां पर बहुत बड़े बड़े घोटाले होते थे, उसकी राशि का सदुपयोग करते हुए दंतेवाड़ा में एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात की गई है। उसके साथ ही साथ जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर है जी,
आप देखेंगे सिटी स्कैन एमआरआई के लिए 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने की बात भद्र जी वो सब है, बजट में सब कुछ है। मैंने देख रहा था मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सामान्य योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है, 170 करोड़ बागवानी विश्वविद्यालय, 6 फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस खोले जाएंगे, 100 करोड़ से क्षमा कीजिएगा आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज उनका अपग्रेड किया जाएगा। आप सोचिए, मतलब मैं ये तो देख रहा हूँ, ये जो भारत में लघु उद्योग कुटीर उद्योग जो होते हैं उनको टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए सबसे बड़ी पहल आप उनके लिए आईआईटी और एनआईटी की तरफ नहीं देख सकते, आप ट्रिपल आईटी की तरफ नहीं देख सकते। अगर देश में चाइना जैसी अगर कुशलता कुटीर उद्योगों में लघु उद्योगों में लानी है, तब ऐसे में आपको सशक्त करना होगा आईटीआई, जो जितनी आईआईटीज़ हैं, जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तब वहाँ से ये रास्ता कहीं ना कहीं निकलता है। नितिन भंसाली जी, लेकिन एक बात बताइएगा, आपने नहीं बताया गंधर्व जी, एक वीडियो आया था ओपी चौधरी साहब का, उन्होंने कहा था कि केंद्र जब जब डीए बढ़ाएगा हम भी बढ़ाते चलेंगे। तो उम्मीद थी इस बार कर्मचारियों को, ठीक है मैं पूछूंगा वो पंकज जी से, क्योंकि इस बजट के बाद बहुत सी बातें आ रही थी मुझ तक, बहुत से लोगों का फ़ोन आया था, तब मैंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं भी आपको भी मैं चर्चा में ज़रूर शामिल करूँगा। नितिन भंसाली जी, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ सीधा सीधा प्रवचन है, जबकि पूंजीगत व्यय इस बार मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा है। कितना है पूंजीगत व्यय? इस बार किया गया है 26,341 करोड़ है, और कह रहे हैं पूंजीगत व्यय से वो सारे रास्ते खुलेंगे राजस्व सहित, रोजगार सहित। नितिन भंसाली जी, प्रवचन से ज्यादा कवि सम्मेलन और शेरो शायरी का कार्यक्रम लगा मुझे बजट जो है। ओपी चौधरी जी एक अच्छे प्रशासक थे, कलेक्टर रायपुर हुआ करते थे, हमारे अच्छे मित्र हैं व्यक्तिगत रूप से, पर एक अच्छे नेता नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि जन आकांक्षाओं में जनता को किन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों को शायद समझने में वो लगता है काफी पीछे है। भाषण अच्छा देते हैं, भाषण में कहीं कोई कमी नहीं है इनकी। अब बात करें रामलला की ही बात करें, रामलला दर्शन योजना इन्होंने कुछ वो शुरू की थी, तो इन्होंने विधानसभा में ही जवाब दिया कि 22,000 लोगों को इस साल हमने रामलला के दर्शन करवाए। सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, इन्होंने कहा पूरे प्रदेशवासियों को हम रामलला का दर्शन करवाएंगे। तो मैं बता दूं 1350 साल लगेंगे 3.25 करोड़ जनता को यदि रामलला का दर्शन करवाना होगा तो। झूठ इतना बोलते हैं। दूसरा, पेट्रोल 1 रुपया सस्ता और शराब 3,000 रुपए सस्ती, ये कौन सा संतुलन हुआ? ये असंतुलित बात है बिल्कुल। ये सरकार कितना मदिरा प्रेमियों के विषय में सोचती है, ये बिल्कुल साफ नजर आया। रोजगार की बात भी कर ले, मदिरा प्रेमियों की बात कर ली तो रोजगार में भी बात करनी चाहिए। मैं बता दूं आपको संजय जी, 15 महीने के भीतर 300 से अधिक राइस मिल बंद हो चुकी हैं, 450 से ज्यादा स्पंज आयरन और रोलिंग मिल की फैक्ट्रियां बंद हुई। ये सारा मैंने रिसर्च किया है अभी, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। आपके चैनल में आज बैठने से पहले दिन भर मैंने यही सब देखा है, क्या है क्या नहीं है। अरे आप विद्वान प्रवक्ता हैं नितिन जी, आप विद्वान प्रवक्ता हैं जी। ये भी बंद है। तो जो रोजगार छीनने वाली सरकार है, ये रोजगार देने की यदि बात करें तो बहुत दुख होता है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना वाली जो बात थी, जब सरकार बनी और मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, और उन्होंने शपथ लेने से पहले अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही हस्ताक्षर करूंगा पहला 18 लाख लोगों को आवास देने का। ये आज विधानसभा में संकल्प पारित हुआ है, आज 13 महीने बाद। तो वो वादा कहाँ गया? क्या हुआ तेरा वादा, कसम वो इरादा वाली बात हुई। आज संकल्प पारित हो रहा है। हम 13 महीने से ये बात बोल रहे हैं कि कितने लोगों को आवास दिया, सूची जारी करिए। दे दिया, विश्वविद्यालय बना दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया। तो ये भी बता दूं, ये भी रिसर्च किया मैंने, 4 से 25 होने में इस सरकार का कोई योगदान नहीं है, जो आज ये ओपी चौधरी जी अपने कवि सम्मेलन में बोल रहे थे। हमारे प्रवक्ताओं ने टोपी चौधरी नाम रखा है उनका, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही संजय जी पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, और मैंने पूछा भी कि भाई ये ओपी चौधरी को टोपी चौधरी क्यों कर दिया। तो उन्होंने बताया कि यार पूरा बजट जो है उसमें टोपी ही पहनाने का काम इन्होंने किया है। और दूसरा बजट है ये जो साए जो ये बार बार बात हो रही है, 500 रुपए सिलेंडर। हमारी बहनें बेचारी राह देख के बैठी है संजय जी, 500 रुपए में सिलेंडर देने की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। कर्मचारी नेता भी आपने शायद बुलाए हैं, बैठे हैं, उनके विषय में कोई चर्चा नहीं है। कितना 35,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, कोई रोड मैप नहीं है। 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ये इनके संकल्प पत्र में था।
और यहाँ पर तो मैंने आपको उद्योग गिना दिए, कितने उद्योग तो बंद हो गए। तो जो लोग बेरोजगार हुए उनके लिए बेरोजगारी भत्ता या उनके स्किल का कोई प्रोग्राम या उनको रोजगार देने की दिशा में भी कोई काम नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ओपी चौधरी का चला हथौड़ा, ना बची है जीडीपी और ना बचेगा रसोड़ा। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है ये कवि सम्मेलन जैसा प्रतीत हुआ। और जैसा कि मैंने प्रशासकीय तौर पे चौधरी जी की तारीफ की, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अच्छे नेता बनने के शायद उनके अंदर जो वो मेहनत काफी की है उन्होंने बंसाली जी, जन आकांक्षाओं पे काफी मेहनत की है बंसाली जी। मैं वो सुन रहा था, हम साथ उनके थे, चर्चा कर रहे थे, मैं उनके साथ था। वो बता रहे थे कि 3 दिन वो खाली एक डेढ़ घंटे ही सोए हैं, 1.5 घंटे सोए हैं। और पूरा बजट जो उन्होंने हाथ से लिखा है, उनकी ही हस्तलिपि है, पूरा बजट हाथ से लिखा है उन्होंने, मेहनत खूब की है। यूपीएससी की परीक्षा देना और चुनाव जीत कर आना और संसद में या विधानसभा में बजट पेश करने में बहुत फर्क है। यूपीएससी पास करके आए हैं भैया, जो विद्वान व्यक्ति हैं, तो लिखना और पढ़ना और बोलना ये तो इनकी शैली में है। ठीक है, रहता है इनको। ये तो भाई आईएएस की नौकरी से रिजाइन करके पॉलिटिक्स में आए हैं, तो जी, तो बड़ी आसान सी बात है। मुझे भी कोई बोलेगा मैं भी लिख दूंगा, 100 पन्ना नहीं 500 पन्ना लिख दूंगा। लिखने में क्या है भाई, उस पर अमल करने पे बात होती है, लिखने से क्या होता है। ठीक है, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ हाथ से लिख कर बजट पेश करते हैं। कहाँ का डिजिटल? नहीं, बजट तो डिजिटली ही किया उन्होंने, टैबलेट से किया। जी पंकज जी आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, बस सीधे सीधे प्रतिक्रिया दे दीजिए कि आप कर्मचारीगण जो है, बड़ी संख्या होती है पूरे प्रदेश भर में आप सभी की, और एक तरीके से आप ही वो लोग होते हैं जो कि शासन की योजनाओं की सफलता या असफलता सुनिश्चित करते हैं कि योजना कितनी कारगर होगी या नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर सब कुछ आप पर निर्भर है, और ऐसे व्यक्ति पर, ऐसा मतलब वर्क फोर्स हैं आप असली सेना है सरकार की जो कि मैदान पर लड़ती है। कैसा लग रहा है बजट? देखिए, कर्मचारी निराश है। एक और तो डीए की घोषणा होने के बाद मन में ये बात आई कि इसका स्वागत करना चाहिए, होली जैसा त्यौहार सामने में है और केंद्र के समान हमको डीए दिया गया 3% बढ़ा करके। एक जो गैप बना हुआ था वो सरकार ने पाटने की कोशिश की, लेकिन यक्ष प्रश्न जो उठता है, जिसके लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सम्माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में सड़क तक की लड़ाई लड़ी है, और पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भी जो हम छले जाते रहे, हमारा लाखों रुपए का एरियस जो सरकारों ने दबाया, हमें ये उम्मीद थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब छत्तीसगढ़ में हमारे साथ न्याय होगा। हमारा जो एरियस रोक लिया जाता है, सरकार चाहे कोई भी हो, कर्मचारियों के लिए जो वो नीति अपनाते हैं उससे हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। आज आप देख लीजिए, जुलाई 24 से हमको जो डीए मिलना चाहिए था, अब वो आज की घोषणा के अकॉर्डिंग अप्रैल से हमको दिया जाएगा। इस बीच की जो राशि है वो कहां गई? यदि आप कर्मचारियों के साथ न्याय कर रहे हैं जी, उनकी व्यथा, उनकी तकलीफों को दूर करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह की कटिंग क्यों? इस तरह का जो कर्मचारियों का आप जो पैसा दबा रहे हैं, उनका एरियस आप जो दबा रहे हैं, आप मुझे बताइए, कर्मचारी, छत्तीसगढ़ का कर्मचारी यदि लाभान्वित होगा तो उसके द्वारा खर्च किया गया पैसा स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ के मार्केट में आएगा, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट होगा, यहीं पर वो पैसा घूमेगा और छत्तीसगढ़ में ही इन्वेस्ट करके इसमें छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। लेकिन जब कर्मचारियों को देने की बात आती है, तो चाहे सरकार कोई भी हो, हमको तो बहुत ज्यादा निराशा लग रही है जी। जब इस तरीके से हम बहुमत दे रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनी है, तो स्वाभाविक तौर पर कर्मचारियों ने भी बंपर वोटिंग की है और आप पर विश्वास किया है। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति बनती है कि जब भी डीए की घोषणा होती है तो वो वर्तमान माह से या आने वाले माह से दी जाती है और पूरा का पूरा एरियस जो है वो दबाया जाता है। इसके कारण ये जो डीए हमको मिला है, ये जो हमारी खुशी है वो आधी हो गई, वो खुशी फीकी हो गई, और छत्तीसगढ़ में पूरे कर्मचारी जो हैं वो काफी निराश हैं। कई तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनम्र आग्रह करता हूं कि कभी भी आप अगर इस तरह की कोई घोषणा कर रहे हैं तो उसमें कोई मिलावट ना करें, उस कर्मचारियों की उस खुशी को आधी मत करें। आप तत्काल नहीं दे सकते थे तो आप एरियस के रकम को जीपीएफ में डाल देते। लेकिन कुल मिलाकर के कर्मचारियों को इस डीए से निराशा ही हुई है जी, और हम आशान्वित हैं कि आगे शायद कुछ अच्छा हो।
पूछूंगा मैं गंधर्व जी से, पहले मैं अजय चंद्राकर जी के पास जाता हूं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपने पूरा बजट देखा, समझा, बहुत से इसके तकनीकी पहलू भी हैं, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, जो राज्य का जो जीडीपी होता है उसकी भी बात हुई, 12% वृद्धि उसमें आंकी गई है, प्रति व्यक्ति आय में भी 9% की वृद्धि हम देखते हैं। मैं तो देख रहा था पिछले कुछ वर्षों से जो बजट आ रहा है उसमें प्रति व्यक्ति आय का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा ठहरा हुआ था। एक काल में हम देखते थे कि उसमें 20-20, 28-28% की वृद्धि हुई थी कुछ समय, लेकिन अभी कुछ ठहरा हुआ था लगातार। इस बार 9% के लगभग दिख रहा है। ये सारी स्थितियां हैं, ये जो फिगर्स हैं, ये डाटा हैं, और ये तो अर्थशास्त्र की भाषा होती है डॉक्टर साहब, ये तो अर्थशास्त्र की भाषा है, लेकिन आम नागरिक को अर्थशास्त्र की भाषा से कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो सिर्फ ये देखता है बजट से, जानना समझना चाहता है कि भाई साहब मुझे क्या मिला या कहाँ राहत मिली। जी जी बिल्कुल संजय जी, आज का जो बजट है जी अर्थशास्त्र की भाषा में तो कहा गया कि सेवा क्षेत्र में 8.4% वृद्धि हो गई, जी इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग में 6.92, जी कृषि का ग्रोथ 5.38 कह रहे हैं, जी और यहाँ पर बात आती है जीएसडीपी। एक होता है स्थिर और एक होता है बाजार मूल्य आधारित। जी बाजार मूल्य आधारित में तो उसे 6,09,000 करोड़ रुपए की बात की गई, जी लेकिन यहाँ पर लोन की बात आती है तो लोन के इसको आप देखेंगे तो जीएसडीपी जो स्थिर होता है उसका 2.97% लोन जी। है, और जो मूल्य आधारित जीएसडीपी है उसका ये जो साइज बता रहे हैं उसका 25.5% लोन जी। दिख रहा है। 25% 0.5 इसलिए कि बिजली के क्षेत्र में काम करने के लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरबीआई छूट दी है, जी तो हम बाउंड्री में हैं। रही बात पूंजीगत निवेश का, तो पूंजीगत निवेश निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन इस चर्चा में एक बात अधूरी छोड़ी जाएगी। जी ओपी चौधरी जी काफी स्मार्टली एक बात बोले थे, वो था कि स्टेब्लिशमेंट कास्ट को कम करेंगे। वेतन और भत्ते में लगभग 34,956 करोड़ रुपया खर्च हो, जी या फिर पेंशन में 7,737 करोड़ रुपया, जी या ब्याज के रीपेमेंट में 7,931 सही हो जाता है बजट का 50,624 करोड़ रुपया। ये स्टेब्लिशमेंट कास्ट है छत्तीसगढ़। जी उसके बाद ये जो हम देख रहे हैं कि अन्य अलग अलग मदों पर खर्च हो रही है, जी तो पूंजीगत व्यय के ऊपर महीन बातें और हैं। वो यह है कि आजकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जी तो पहले जो बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम मिलता था उसमें कमी आ गई, लेकिन चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जी इन दोनों सरकार की प्रशंसा होगी कि असंगठित क्षेत्र के जेब में ये पैसा दें, चाहे किसानों को चाहे महिलाओं को। लेकिन यह भी सच है युवाओं के लिए उद्यम बनने की बात कही गई है, जी लेकिन उद्यम बनना भी उतना आसान नहीं है। उसके बहुत से ट्रेनिंग, बहुत से आयाम, उत्पादन करने के 5 फैक्टर होते हैं। भूमि चाहिए तो पूंजी चाहिए, साहस चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मार्केट चाहिए, ये सब बातें। तो मूल बात यह है कि ग्रोथ जिस तरह से 7.5% बताया गया है इसकी तो प्रशंसा होगी, लेकिन इन्फ्लेशन भी है इसमें, और वो इन्फ्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसमें कम हो जाता है। और अगर असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह 4 पॉइंट के ऊपर यह बजट घूमा है संजय जी, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सर्विस सेक्टर में। ये जो डॉक्टर साहब बताइए, ये जो इन्फ्लेशन रेट है, क्या उसको पाते हैं कि मार्जिन के आसपास है या फिर इसे थोड़ा और कोशिश की जानी चाहिए सुधारने की, या फिर इतना अगर रहे तो माना जाता है कि इन्फ्लेशन अगर इतना है तो माना जाता है कि पर्याप्त पैसे बाजार में पहुंच रहे हैं और वस्तु विनिमय की जो व्यवस्था बनी हुई है, पैसे का जो मूल्य है वो सब कुछ समानांतर संतुलित चल रहा है। जी देखिए यहाँ पर जैसे खाद्य महंगाई दर की बात करें, जी, उसका बास्केट एक अलग है, लेकिन ओवरऑल
टोटल अगर हम कोर सेक्टर की महंगाई देखें जी तो कोर सेक्टर के ऊपर 1 रुपया जो कम किया गया है, भले ये राशि कम है, जी लेकिन इससे क्या होगा, महंगाई इसको अगर 2 रुपया 3 रुपया या 4 रुपया कर दिया जाता जी तो यहाँ पर परिवहन खर्च कम होता, महंगाई छत्तीसगढ़ में कम होती। लेकिन यहाँ आपका जो प्रश्न है संजय जी, जी एवरेज महंगाई आप ले लीजिए 5% और ग्रोथ बता रहा है 7.5, तो वास्तव में ये 2.5% का ग्रोथ जी कहलाएगा। जी ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसी कोशिश की गई है, जो VGF एक योजना है उसमें कि वायबिलिटी गैप फंडिंग जो होती है उसकी भी कोशिश की गई है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में वायबिलिटी वहाँ पर नहीं है संभव, क्योंकि कौन वाहन चलाएगा, यातायात वहाँ पर एक तरीके से ध्वस्त है, उसको ठीक करने की व्यवस्था की गई है। मोबाइल टावर के क्षेत्र में भी VGF के तहत काम करने की कोशिश की गई है। वायबिलिटी गैप फंड जो सरकार फंडिंग करेगी, उसके लिए जो गैप की राशि है वो सरकार देगी, तो ये भी एक पहल की जा रही है। गंधर पांडे जी, आपको 2-3 जवाब देने हैं। एक तो आपको जवाब देना है पंकज जी का, निराशा है सर थोड़ी कर्मचारियों में, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि हमने तो आप पर विश्वास किया था, मोदी की गारंटी आपने कहा था। देखिए, निश्चित तौर पे उनकी जो निराशा है उसको आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के हिसाब से, मोदी की गारंटी के हिसाब से और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के पूर्व कर्मचारियों से जो वादे किए गए थे उसकी दिशा पे प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। और जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके लिए भी जो समिति बनी है उसके आधार पर भी काम किया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कार्य करने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत निराशा है और मेरा अनुमान है आने वाले समय में उनकी सभी निराशाएं दूर हो जाएंगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से जिनको भी निराशा है उन्हें पुनः आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप अपना भरोसा बनाए रखें। और उसके साथ ही साथ युवा और खेल कल्याण के लिए जिस प्रकार का इस बजट में प्रावधान किया गया है वो आज तक की छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। आप ये समझिए कि पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के खेल प्रतिभाओं को खेल आमंत्रण की राशि भी नहीं दी जाती थी, उन्हें पहचान नहीं मिल पाती थी। आज बस्तर ओलंपिक होता है जिसकी चर्चा स्वयं देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में करते हैं। तो आप उस प्रकार से देखेंगे छात्रवृत्ति योजना में 150 करोड़, फिर उसके बाद केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना नालंदा परिसर के स्तर पे जो होगी उसके 115 करोड़, फिर छत्तीसगढ़ की क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 50 करोड़, कौशल विकास जो हमारे अभी अर्थशास्त्री जी बोल रहे थे कि जब युवाओं को आप स्टार्टअप बनाएंगे, यहाँ पर आप उद्योग लाएंगे तो उन्हें कौशल विकास की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। SSIP छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के लिए 5 करोड़ है। तो इस प्रकार से युवाओं के लिए ध्यान दिया गया है। PWD में 403 करोड़ तो मुख्य जिला सड़कों के लिए और मुख्यमंत्री फंड के सबसे विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें अनियमित संगठन जो लोकल जो लोग हैं जो काम करते हैं चाहे मनरेगा के माध्यम से जो अलग अलग कर्मचारी हैं जो सरकार की योजनाओं में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा पैसा घूम करके छत्तीसगढ़ की जनता की जेब में जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये जो डायरेक्ट बेनिफिट जितने भी स्कीम्स हैं उसमें यही है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो सारे पैसे होते हैं घूम फिर के बाजार में आते हैं, जब लोगों के पास जाते हैं उससे प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट करती है, मतलब समझिए उसको एक प्रकार की समृद्धि मिलती है। लेकिन नितिन भंसाली जी, जैसा कि मैं देख रहा था बार बार बहुत से ऐसे विषय थे, इन्फ्लेशंस, बहुत सी बातें थी जो तकनीकी बात है। मैंने जैसा कहा था कि बजट से आम लोगों का यही मतलब होता है, उसे नहीं मतलब राजकोषीय घाटा कितना है, नहीं मतलब क्या इन्फ्लेशन जा रहा है, नहीं मतलब GDP। हालांकि जो पढ़े लिखे होते हैं उनको होता है मतलब, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि उस तरीके से नहीं समझते हैं। तो बजट का अर्थ होता है कि क्या मिलने वाला है, या फिर क्या महंगा सस्ता होने वाला है, या फिर क्या कितने अवसर सृजित होने वाले हैं या जाने वाले हैं। तो आप एक बात बताइएगा कि जो एक तकनीकी है कि जो पूंजीगत व्यय की व्यवस्था थी, माना जाता था कि जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें पूंजीगत व्यय को बहुत ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया था। और ये माना जाता है कि जब पूंजीगत व्यय होता है तब उससे बहुत सी चीज़ें विकसित होती हैं, राजस्व बढ़ता है। मतलब एक अगर पुल बन रहा है तो गिट्टी चाहिए, गिट्टी के लिए खदान चाहिए, खदान से गिट्टी निकाली जाएगी, फिर जितनी ज़्यादा गिट्टी निकलेगी, जितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे उतना राजस्व बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, रोजगार, ये माना जाता है अगर सुचारू रूप से चले तो सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। उसके बाद भी सवाल यही है, चंद्राकर जी नहीं है तो उनसे पूछता
सवाल यही है कि उसके बाद भी हम देखते थे आंकड़ों में कि बेरोजगारी दर जो थी वो छत्तीसगढ़ में वो कहीं ना कहीं देश में कहा जाता था कि सबसे उच्च स्तर पर है। 0.6% भी थी एक बार। जी आधा लगातार बात हो रही है, मिट्टी की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ये बनाएंगे, पुल पुलिया बनाएंगे, 5% बचा सीपीडब्ल्यूडी का बजट। और एक बात बता दूं, कृषि बजट हमारी सरकार में 17% था, ये घटकर इन्होंने 10% कर दिया। शिक्षा का बजट हमारी सरकार में 19.4% था, इसको घटा के 12 बात कही थी संकल्प पत्र में। ये क्या है? बहुत संकल्प में हाथ लेके संकल्प किया था फ्री बस देंगे, सुविधा देंगे। क्या हुआ पास का? फ्री बस की पास का। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका उल्लेख इस बजट में नहीं है। बहुत निराशाजनक बजट है और इस बजट में भाषण और कविताओं के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरी नजर में सुपर फ्लॉप बजट है, जिसमें आम जनता के हितों को कहीं ध्यान दिया था। ठीक है, कुछ जवाब ऐसे राजनीति में भंसाली जी बिल्कुल तय होते हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष की ओर से वो जवाब बिल्कुल तय होते हैं और सुनने को मिलते ही हैं। आप चाहे ना चाहे वो आपको जवाब मिलेंगे ही। बजट पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आप 4-5 लाइनें लिख लीजिए। बजट अगर किसी ने देखा भी नहीं है तो वो 5 लाइनें बोल दीजिए, माना जाएगा कि बजट देखा। वैसे सत्ता पक्ष के लिए भी बजट की वो 5 लाइनें रटनी होती हैं। सत्ता पक्ष अगर उन 5 लाइनों को रट लेता है तो प्रतिक्रिया दी जा सकती है। लेकिन हमने व्यापक चर्चा की, नितिन जी ने जो अध्ययन किया है वो सब कुछ दिखता है, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। गंधर्व जी ने भी पूरी तैयारी की है, अजय चंद्राकर जी ने बहुत कुछ समझाया इसके तकनीकी पहलू। जाते जाते आपके पास पंकज जी बहुत संक्षेप में बताइएगा क्योंकि समय की बाध्यता है। जैसा कि आश्वासन दे रहे हैं गंधर्व पांडे जी, देखिए कई लोग ये कहते हैं कि भाई गंधर्व जी यहाँ कह रहे हैं, नितिन जी यहाँ कह रहे हैं तो उससे क्या होता है नेता। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ गंधर्व जी अगर बैठे हैं तो वो सरकार की ओर से बैठे हैं, भाजपा की ओर से बैठे हैं, उनकी कई बात मैं भाजपा से बार बार पूछूंगा। नितिन जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी कई बात को मैं कांग्रेस से बार बार पूछूंगा कि आपने ये कहा था। मैंने ये कहूँगा कि नितिन जी ने ये कहा था। लास्ट कमेंट पंकज जी। जी मैं धन्यवाद देता हूं गंधर्व जी को। और हम आशान्वित ही हैं क्योंकि भाजपा का जो घोषणा पत्र था छत्तीसगढ़ की पूरी जनता ने बहुत बारीकी से उसको पढ़ा है और उसमें किए गए वादे, ये छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र मोदी जी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ का कर्मचारी या छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो उसे ये मानती है कि अक्षरतः इन घोषणाओं का पालन होगा और उसमें कहीं कोई यदि कटिंग होती है या किसी तरीके का मैनिपुलेशन होता है या कर्मचारियों को किसी तरह का नुकसान होता है तो इससे पीड़ा पहुंचती है। आर्थिक नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता का है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का है। आने वाले वर्ष में हम 8वें वेतनमान की ओर जा रहे हैं। जिस तरीके की घोषणा हुई है केंद्र को देने के बाद में स्वाभाविक तौर पर स्टेट के भी कर्मचारियों को 8वां वेतनमान आएगा। तो जब डीए में ही अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो आगे के लिए भी एक संशय मन में आता है। तो हम आशा ही कर सकते हैं कि कर्मचारियों का ये जो एरियस है इसको भी तत्काल सरकार रिलीज करेगी। और भी विभिन्न मांगे हैं, वेतन विसंगतियां हैं, एचआरए का स्वरूप है, इस तरह की विभिन्न जो मांगे हैं जिसके लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने लंबे समय से संघर्ष किया है, जद्दोजहद किया है। हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। हमारी जो भी मांगे हैं उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी। गंधर्व जी कब तक कर देंगे? देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कह रहे हैं उसकी दिशा पे काम किया जा रहा है और 8वां वेतनमान पूरे देश में लागू होगा। उसी के बाद छत्तीसगढ़ के बजट में उसी प्रकार अनुरूप से तैयार किया जाएगा। आगे के लिए जो पेंशन के फंड भी जनरेट करने हैं उसकी दिशा में भी आज से ही काम चालू हो गया। आपने आज बजट सत्र में सुना होगा माननीय वित्त मंत्री जी उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। कितनी दूरदर्शिता है इस बजट में, आप इसको समझिए। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अन्याय होने नहीं देगी और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ होगा तो उसे सुलझाने के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। ठीक है। आप तो ये नफा नुकसान तो अपनी जगह देखिए गंधर्व जी, आपको तो खाली लाज बचानी है मोदी की गारंटी की। आपको वो लाज बचानी है सर, क्योंकि अगर वो नहीं बचा पाए, आप वो गारंटी पूरी नहीं कर पाए, तब समझिए कि आप और कौन सी गारंटी लेकर आएंगे जिस पर जनता विश्वास करे। तो इसलिए ये तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी, मैं तो जिम्मेदारी कम कहूँगा सर, चुनौती आपके लिए, चैलेंज है कि आप इसको कीजिए। दिशा में बहुत सारे काम होने चालू हो गए, बहुत सारे तो कर भी दिए गए जी। आप देखेंगे बकाया बोनस भी दे दिए और जो वादे किए पूरा कर रहे हैं और 5 साल
आशीर्वाद का समय है। जनता ने बहुत प्रेम दिया, बहुत आशीर्वाद दिया है। उस प्रेम पे और उस आशीर्वाद पे हम जरूर खरे उतरेंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध। चलिए, चूंकि समय की बाध्यता है, आप सभी इस चर्चा में जुड़े। गंधर्व पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन भंसाली जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ डॉक्टर अजय सागर हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। पंकज पांडे जी, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े, अपनी बात कही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि पूरा बजट आया है, बजट पर हम कह रहे थे कि मिली जुली प्रतिक्रिया है। एक तरीके से हम कहिए कैपेक्स या फिर जो पूंजीगत व्यय है उस पर फोकस्ड है। बहुत से विषयों पर इसमें एक नई सोच भी देखने को मिली है, बहुत से विषयों को दूसरे रूप में भी छूने का प्रयास किया गया है। मतलब समझिए, ज्ञान के बाद गति, जिस थीम पर ये बजट था, अब उसके बाद यही देखना होगा, जैसा कि मैंने इसके आरंभ में ही कहा था कि अब सरकार जो बजट में किए गए घोषणाएं हैं, जितने भी वादे किए गए हैं जनता से, उन्हें कैसे पूरा करती है और लक्ष्य प्राप्ति कितनी दक्षता के साथ लक्ष्य तक पहुंचती है या फिर लक्ष्य प्राप्त करती है, ये सब कुछ आने वाले दिनों में देखना होगा। और साथ ही साथ जो इस चर्चा में शामिल हुए थे कर्मचारी संघ की ओर से, जितने प्रदेश के कर्मचारी हैं, उनकी भी जो अपनी मांगें हैं या फिर अपनी सरकार को लेकर जो शुरुआती आशंकाएं हैं, उनका एक तरीके से समाधान सरकार किस रूप में करती है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।